Hi guys, my name is Chandrasekhar Barula and I am a chartered accountant. My number is 9899123008 and these are the lecture sessions of Information System Audit, which is a post-qualification course of chartered accountants, and we have completed our first chapter and now we are on second chapter. The first chapter was about hardware. Obviously, when you start with the computer, the first thing you go about is hardware. You learn about hardware and then you move to a software. So now we would be learning about the software. So now, as previously I have discussed that the computers understand only in 0 or 1. It understands in basically it understands in a flow of charge. तो कंप्यूटर जो है फ्लो ऑफ चार्ज समझता है, बेसिकली 0 और 1 समझता है. तो अगर वो 1 2 3 4 हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक समझते हैं तो वो 0 1 0 1 ही समझता है, उसको 0 1 में ब्रेक डाउन कर देता है और फाइनली वो उसे फ्लो ऑफ चार्ज में कन्वर्ट कर देता है और उसी के बाद वो सीपीयू में उसे समझता है. इस चीज़ को 0 1 के टर्म्स में कंप्यूटर को कोई चीज़ देना या उससे कम्युनिकेट करना मशीन लैंग्वेज कहलाता है. तो लेकिन क्योंकि कम्युनिकेशन ह्यूमन बीइंग के साथ है तो एक ब्रिज क्रिएट करना पड़ा है और कंप्यूटर को कुछ भी समझाने के लिए सॉफ्टवेयर क्रिएट करना पड़ा. तो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे दो टाइप के सॉफ्टवेयर्स क्रिएट होने स्टार्ट हुए. अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स क्रिएट होने स्टार्ट हुए. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि दो तरह के सॉफ्टवेयर तैयार हो गए. एक जो कंप्यूटर के एंड में थे और कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते थे और एक यूज़र एंड में थे और यूज़र से कम्युनिकेट करते थे. और फिर उसके बाद एक और स्टेप आया जिसमें कि कुछ सॉफ्टवेयर तो प्योरली कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते थे और कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में जाने लगे जो कि यूज़र से कम्युनिकेट करने लगे, यूज़र की रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक नीड से कम्युनिकेट करने लगे. असल में क्या होता है कि जो हमारी चिप है, ये ब्रेन, ये एक न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग है. यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ एनमैश्ड है, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कोई डिफरेंस नहीं है. अगर ब्रेन में प्रोटीन्स हैं तो वो हार्डवेयर का भी काम करते हैं और सॉफ्टवेयर का भी काम करते हैं. वो इंफॉर्मेशन वो एक प्रोग्राम भी है और वो एक कोड भी है. जैसे फॉर एग्जांपल डीएनए एक कोड है. CG80 साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, ट्राइएडेनिन के सीक्वेंसेस होते हैं और ये सॉफ्टवेयर कोड्स भी हैं. तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ इनमैच्ड है जो हमारी बॉडी है, जो हमारा ब्रेन है उसमें. लेकिन कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं है. कंप्यूटर्स अभी का इवॉल्व होना कुछ समय ही हुआ है और कोई 50-60 साल से पहले, वैसे तो इतिहास कंप्यूटर के इवॉल्व होने का ज़्यादा लंबा है, लेकिन 50-60 साल से पहले से ही फ्रॉम 1950s और 40s इसमें गति आई है, स्पीड आई है. तो कंप्यूटर जो है उसमें हर चीज़ का स्पेशलाइजेशन, हार्डवेयर अलग है, सॉफ्टवेयर अलग है. अब सॉफ्टवेयर को भी बनाने के लिए सॉफ्टवेयर दो भागों में डिवाइड किया गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को मैनेज करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूज़र एंड में काम करेगा. और सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, कर्नल और शेल. कर्नल जो है आपके हार्डवेयर से प्योरली कम्युनिकेट करेगा और उसके चारों तरफ होता है. शेल जो है वो एप्लीकेशन से किससे कम्युनिकेट करेगा. तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, धीरे धीरे, जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी एप्लीकेशन बना रहा है तो धीरे धीरे उसे उसमें ही एरिया में स्पेशलाइजेशन हो गया. और कोई एक आदमी जो कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहा है, जो मशीन लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहा है या असेंबली लैंग्वेज में 0101 की लैंग्वेज में जो कंप्यूटर से बात कर रहा है, वो अल्टीमेटली सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने लगा. तो ये डिवीजन ऑफ लेबर है जो कि हम अब आगे पढ़ेंगे. तो सबसे पहले चलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली सॉफ्टवेयर है. बेसिकली सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है. सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम है किसी पर्टिकुलर काम करने के लिए. तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है.
और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन काहे के लिए हैं? कंप्यूटर को काम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कंप्यूटर की वर्किंग, जो कि जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई प्रोग्रामर कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए जो लैंग्वेजेस डेवलप की गई हैं वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्लासीफाई की जाती है। तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा है, C++ है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो आ गई हैं, या मशीन लैंग्वेज है, या असेंबली लैंग्वेज है, ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आती हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली सिस्टम को की तरफ का सॉफ्टवेयर है। यानी कि सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जो कि सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज करता है, सिस्टम को से कम्युनिकेट करता है, और रिसोर्सेज एलोकेट करता है, हार्ड जो CPU या आपका रैम या डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को उनसे कम्युनिकेट करता है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है और वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और दूसरा जो हमने बोला वो बोला कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं इसमें आती हैं। तीसरा क्या है कि बहुत सारे डिवाइसेस लगे होते हैं, तो डिवाइसेस कम्युनिकेट करने के लिए क्या होता है कि अलग अलग डिवाइस आते जाते हैं। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में हर डिवाइस के साथ चेंज करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। फॉर एग्जांपल विंडो जैसे है, तो विंडो अगर मान लिया सपोज हर नए डिवाइस के साथ जिसमें अगर नई चीज़ हो, तो विंडो को मैं अगर प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़े, ऑपरेटिंग सिस्टम में करनी पड़े, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो विंडो क्या करता है कि डिवाइस ड्राइवर्स से कम्युनिकेट करता है डिवाइसेस के लिए, अगर उनके कोड से। तो जो डिवाइस ड्राइवर से कम्युनिकेशन है वो भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। और सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए यूटिलिटीज़ होती हैं, जिन्हें यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं, तो वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। एडिट करना है, डिलीट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो हमें कंटिन्यूसली करने पड़ते हैं, तो वो जो है यूटिलिटीज़ में आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कई सॉफ्टवेयर का इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर, या हम उसको कह सकते हैं कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस सॉफ्टवेयर। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, डिवाइस ड्राइवर्स होता है, यूटिलिटी होता है, और आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं? वो बेसिकली वो प्रोग्राम होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और उन्हें चेक करते हैं। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज जो हमारी लैंग्वेज है और जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, उसमें उसको चेक करना, उसको देखना कि ठीक है कि नहीं ठीक है, उसको डिबग करना, ये सारा काम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का होता है, जिसमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर्स आते हैं बेसिकली। तो बेसिकली इसको समराइज़ करें तो ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं। और ये इनके कुछ ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, आपका डिवाइस ड्राइवर्स हो गया, यूटिलिटी हो गया, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हो गया। ये सारी चीज़ें सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करती हैं, सिस्टम एंड पर होती हैं, और इन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़र के एंड में होते हैं, तो एंड यूज़र के लिए काम करते हैं, या आप कह सकते हैं स्पेसिफिक डेटा प्रोसेसिंग टास्क कर सकते हैं। तो ये सेट ऑफ सॉफ्टवेयर जो यूज़र एंड के लिए करते हैं, और इसमें हज़ारों एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। जैसे अगर आप ये हमारा इंडियन रेलवेज़ को देखेंगे, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बैंकिंग एप्लीकेशन, अगर HDFC का बैंक है, आप उसकी साइट में जा रहे हैं और वहाँ से एक अकाउंट में दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो बैंकिंग एप्लीकेशंस उसमें आते हैं। उसके अलावा आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम्स जो कम्युनिकेट करते हैं यूज़र के साथ, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है आपका, आजकल ERP आती है आपकी, ये सारी ERP जो हैं, SAP वगैरह जो हैं, या एक्सपर्ट सिस्टम है, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो यूज़र की नीड को मीट आउट करता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो यूज़र सिस्टम के एंड में होता है और सिस्टम के रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करने की कोशिश करता है। तो यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर आप जनरली देखेंगे तो हायर लेवल लैंग्वेज यूज़ करेंगे, और वो कम्युनिकेट करेंगे
सिस्टम सॉफ्टवेयर से। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उस हायर लैंग्वेज को से कम्युनिकेट करके क्या कहते हैं लोअर लेवल लैंग्वेज यूज़ करेंगे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो फाइनली जो लैंग्वेज होती है, वो जो कम्युनिकेशन होता है वो 0101 में होता है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसमें हायर लेवल में होता है, क्योंकि यूज़र जिस एंड में बैठा होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एंड में बैठा होता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को भी हम कई भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम्स है, रियल टाइम सिस्टम है। अब बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में वो सिस्टम होते हैं जैसे पेरोल सॉफ्टवेयर है, तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लिया सपोज पेरोल सॉफ्टवेयर में बैच प्रोसेसिंग होती है, कोई चीज़ प्रोसेस करनी है तो उतनी जल्दी उसको ज़रूरी नहीं है ये नीड हो, तो वो शाम को एक बैच के रूप में प्रोसेस करेगा, ये एक इन्फॉर्मेशन जाएगी, एक्युमुलेट होगी और फिर उसके बाद प्रोसेस होगी बैच प्रोसेसिंग में। ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ होता है जैसे बैंकिंग है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इनमें होता है। ऑनलाइन सिस्टम्स क्या होता है कि उसी समय अपडेशन होता है। रियल टाइम सिस्टम और फास्टर सिस्टम्स होते हैं। रियल टाइम सिस्टम में टाइम लैग बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। तो रियल टाइम सिस्टम्स जो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जैसे हैं आपका अभी मार्स में की तरफ हमारा मिशन गया, तो मार्स के मिशन में कम्युनिकेट करने के लिए रियल टाइम सिस्टम्स चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम कुछ कम्युनिकेट करें वो रॉकेट्स के पास पहुंच जाना चाहिए और रॉकेट्स उसे अपडेट करेगा। अगर कुछ माइक्रो सेकंड्स वगैरह की भी कम्युनिकेशन में डिफरेंस आ गया तो पूरा सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जो रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ़ोन है, एक जगह से एक आदमी दूसरे आदमी से बात कर रहा है, तो वो एक बेसिकली रियल टाइम सिस्टम है, क्योंकि उसी समय कम्युनिकेट करना है। और ऑनलाइन सिस्टम जो होते हैं, रियल टाइम सिस्टम होने के लिए ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए। ऑनलाइन सिस्टम ही नहीं होना चाहिए बल्कि ऑनलाइन सिस्टम से कुछ और होना चाहिए, वो फास्टर होना चाहिए। तो ऑनलाइन सिस्टम में थोड़ा सा टाइम लैग चल जाएगा, कुछ सेकंड्स का या कुछ वो का कई बार, लेकिन रियल टाइम सिस्टम्स में टाइम लैग नहीं चलता है। और बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में टाइम लैग होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लैग होता है। उसमें क्या होता है कि जब तक एक लेवल ऑफ बैच नहीं बनता है तब तक कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एटीएम एक रियल टाइम सिस्टम है। अगर मान लिया सपोज आपने पैसा निकाल दिया है एटीएम से, तो उसी समय सेंट्रलाइज डेटाबेस अपडेट हो जाना चाहिए। आपने एक जगह आप एक बैंक के एक अकाउंट में गए और वहाँ से एटीएम में गए, वहाँ अपना कार्ड डाला, 1 लाख रुपया निकाल लिया या 40,000 जो भी लिमिट होती है वो पैसा आपने निकाल लिया। कुछ समय बाद क्या हुआ कि कुछ ही सेकंड बाद 2 मिनट बाद आप दूसरे वहाँ गए और आपने पैसा फिर निकालने की कोशिश की, तो आपका अकाउंट में अगर 50,000 रुपये हैं और 40,000 निकाल लिया, तो अगली बार वो 40,000 निकालना नहीं देना चाहिए। मान लिया कई बार क्या होता है कि 2 एटीएम साथ लगे होते हैं। अगर मान लिया सपोज सेंट्रलाइज डेटाबेस दिल्ली में है और यहाँ पर एटीएम के अगल बगल एटीएम है, मैंने पैसा निकाला और दूसरी जगह गया, विदिन 2 मिनट्स या 3 मिनट्स दूसरी जगह से पैसा निकालने की कोशिश की। अगर 2-3 मिनट का टाइम लैग है तो और मैं पैसा अब सिस्टम अपडेट नहीं हुआ है और सिस्टम का बैलेंस ये नहीं दिखा रहा है कि भाई 50,000 थे, इसके 40,000 विड्रॉ हो गए, अब 10,000 बच गए, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो रियल टाइम सिस्टम रियल टाइम में कम्युनिकेट करते हैं। ऑनलाइन सिस्टम रियल टाइम होने के लिए ऑनलाइन होना बहुत ज़रूरी है। और एक कुछ सिस्टम्स हैं जिन्हें बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स कहते हैं, जहाँ पर डिले चलती है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो वेरियस कैटेगरीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके यूटिलिटीज़ हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, डिवाइस ड्राइवर्स हैं या लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, इनके बारे में एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। बेसिकली क्या है कि अगर आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने लगे और हर बार आप कंप्यूटर के पास जाएँ सपोज़ और उसे 01 में कम्युनिकेट करने लगें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक ऐसी चीज़ चाहिए, एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज से कम्युनिकेट करे और आपको फ्री कर दे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बेसिकली रिसोर्स मैनेजर भी कहा जाता है। ये रिसोर्स मैनेजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके जो कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं उसके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन में ये ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके कई टास्क होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रोसेसर मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, एप्लीकेशन इंटरफेसेस हैं, यूज़र इंटरफेसेस हैं, इन सब का मैनेजमेंट है। तो ये सारा काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है।
तो अगर बेसिकली आप देखें तो 4 इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं आपके क्या कहते हैं किसी भी कंप्यूटर्स में। रैम होता है, सीपीयू होता है, उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं और डेटा या इंफॉर्मेशन होती है। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो प्रोग्राम इन सब को मैनेज करेगा और कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेगा, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और एक मेजर काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है वो यूज़र को शील्ड करना मशीन से फ्रॉम लो लेवल डिटेल्स of machine operation and it provides frequently needed facilities। तो यानी कि अगर लो लेवल डिटेल्स मशीन ऑपरेशन के छोटे छोटे डिटेल्स कि भाई जो कंप्यूटर का क्या हार्डवेयर आर्किटेक्चर है, इसे इस तरह से समझ सकते हैं। अगर एक गाड़ी आप चला रहे हैं तो कार आप चला रहे हैं तो उसका पूरा एक इंजन होता है, लेकिन आपको ये ज़रूरी नहीं है ये जानने के लिए कि इंजन कैसे काम कर रहा है, क्या है, किस मेक का है, किस तरह से हो रहा है, कहाँ से पेट्रोल जाता है, किस के मतलब फिर उसके बाद इंजन में कहाँ पर किस तरीके से काम होता है। आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है जो कि आपके क्लच, ब्रेक और स्टीयरिंग इनके फॉर्म में होता है। आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी को बूट करते हैं, बेसिकली स्टार्ट करके गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट होने के बाद आप उसमें गियर डालते हैं, वो गाड़ी आगे चलने लगती है। इवन आजकल तो गियर को भी गियरलेस कार्स आ रही हैं और कुछ समय बाद ये कहा जाता है कि ड्राइवरलेस कार आ जाएंगी। तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और पावरफुल है। हम ये कह सकते हैं कि यूज़र को केवल जीपीएस में ये डालना पड़ेगा कहाँ से कहाँ जाना है, बाकी सारा काम गाड़ी का ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। तो छोटी छोटी डिटेल्स की किस तरह से कहाँ जाना है, इससे यूज़र को शील्ड करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ये मशीन से इंटरेक्ट करता है और सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो हैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है। तो हम कुछ स्पेशलिस्ट बना सकते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्टीन्यूसली काम करें और उनको ऑप्टिमाइज़ करके हमें दे दें, जिससे कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करके ईजिली कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर दें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू। हमारा कम्युनिकेशन एप्लीकेशन प्रोग्राम से हो, एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम से करे। ऑपरेटिंग सिस्टम जो बेसिक कंप्यूटर की लैंग्वेज है सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो पहले सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम पता कर लेते हैं कि क्या होता है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में जनरली एक सिंगल प्रोसेसर होता है, यानी एक सीपीयू होगा। वैसे कई सीपीयू भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली इनमें क्या है, सिंगल सीपीयू होता है, क्योंकि बेसिकली जो है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम या सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को एक सीपीयू से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर हम MS-DOS लें, जो पहले प्रोग्राम था MS-DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते थे जिसे। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए कहते थे क्योंकि डिस्क होती थी, उसमें रखा जाता था वो। तो जो डॉस था उसको अगर आप ओपन करें तो C: करके आपको एक ही वो प्रोग्राम ओपन होगा, C: करके ओपन हो जाएगा और एक टाइम में आप एक ही प्रोग्राम कर सकते हैं। तो सिंगल यूज़र था, एक आदमी काम कर सकता है और सिंगल टास्किंग था। इसका मतलब ये है कि एक ही आदमी जो है काम कर सकता था, एक ही प्रोग्राम कर सकता है। अगर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप वही कर सकते थे। उसमें मेल भेजना है या आपको मैरियो खेलना है या कोई दूसरा, वैसे तो मैरियो तो बहुत एडवांस प्रोग्राम है, उसमें चलाना। अगर मान लिया सपोज कोई छोटा सा प्रोग्राम आपने कोई बनाया और उसको चलाना है और साथ में कोई और चीज़ करना है, कोई दूसरा काम करना है, तो दोनों काम आप एक साथ नहीं कर सकते थे। उसमें क्या हुआ कि एक यूज़र एक चीज़, एक प्रोग्राम को एक टाइम में चलाता था। फिर उसके बाद मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आए। इसमें क्या हुआ, कई यूज़र कर सकते थे काम, लेकिन ऐसा है कि प्रोग्राम जो होता था वो सिंगल ही होता था। इसके बाद मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आए। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एक से ज़्यादा प्रोसेसर होता था,
तो अगर कोई बड़ा प्रोग्राम है तो उसे आपको डिवाइड कर सकते थे, मींस कई प्रोसेसर को दे सकते थे और फिर वो मॉड्यूलर यूनिट्स में बांट सकते थे और कई प्रोसेसर्स को दे सकते थे। से 4 सीपीयू होते थे, 4 अगर सीपीयू हैं तो उसमें इससे क्या है, प्रोग्रामिंग स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर प्रोसेसर जितना ज़्यादा है उतनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग स्पीड बढ़ जाएगी। तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये जहाँ पर स्पीड की रिक्वायरमेंट थी वो यूज़ किए जा सकते थे। तो मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग 2 वर्ड्स हैं जो हम कॉन्स्टेंटली इनकाउंटर करते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ये है कि अगर एक सीपीयू कई प्रोग्राम्स को हैंडल करता है तो उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। और मल्टी प्रोसेसिंग वो ये है कि अगर एक प्रोग्राम को कई सीपीयू हैंडल करते हैं तो वो मल्टी प्रोसेसिंग करते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग इसलिए की जाती है ताकि स्पीड हो, हमें वहाँ पर सीपीयू के बारे में नहीं सोचना। जैसे फॉर एग्जांपल साइंटिफिक एप्लीकेशंस है, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस हैं, जैसे मिशन टू मार्स जा रहा है तो वहाँ पर आप कई सीपीयू का यूज़ करेंगे, वहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स हैं, वहाँ पर कई सीपीयू का यूज़ करेंगे। तो वहाँ पर कॉस्ट उतना मैटर नहीं करता है और वहाँ पर स्पीड मैटर करती है। रियल टाइम सिस्टम ज़्यादा बनाने में हेल्प करता है। तो जितना स्पीड रिजल्ट्स को स्पीडी करना है वहाँ मल्टीपल प्रोसेसर्स यूज़ हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर मल्टी प्रोग्रामिंग करनी है तो वो सीपीयू का कॉस्ट यूटिलाइजेशन अच्छा करता है। यानी कि एक सीपीयू होगा, उसमें कई प्रोग्राम जाएंगे और कई प्रोग्राम जाकर बारी बारी प्रोसेस होंगे और उसका रिजल्ट्स बाहर आएगा। तो सीपीयू क्या करता है कि हर प्रोग्राम को एक टाइम लिमिट एलोकेट कर देगा, ये नैनो सेकंड्स का या माइक्रो सेकंड्स का। कुछ माइक्रो सेकंड एक प्रोग्राम प्रोसेस होगा, फिर दूसरे की तरफ जाएगा, वो प्रोसेस होगा, फिर तीसरे की तरफ जाएगा, वो प्रोसेस होगा। सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग नहीं होगी, यानी कि ये पहले एक बार एक प्रोग्राम पूरा प्रोसेस होगा फिर दूसरा होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले प्रोग्राम में मालूम पड़ा कहीं पर अटक गया तो तब तक दूसरा स्टार्ट हो जाना चाहिए। सो सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग में ये प्रॉब्लम होती है कि एक प्रोग्राम अगर प्रोसेस हुए बिना दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हो सकता। तो कहीं पर भी एक प्रोग्राम में कहीं प्रॉब्लम आ गई, कहीं आप किसी ईमेल एक्सेस कर रहे हैं, सर्वर डाउन हो गया और समथिंग लाइक दैट, तो आप रुक जाओगे। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जो हर प्रोग्राम के लिए वक्त बांट दिया जाता है और बारी बारी जो है सीपीयू हर प्रोग्राम के पास जाता है, उसे प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके आपको दे देता है। तो आइडल टाइम नहीं होता है सीपीयू के पास। जो मल्टी जो आपकी प्रोग्रामिंग है अगर वो नहीं होगी तो पहले सीपीयू पूरा काम करेगा, तो हो सकता है किसी टाइम पर वो रैम इनपुट ला रही हो तो उस टाइम पर सीपीयू खाली होगा, तो उस टाइम पर वो दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेगा। तो मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो रिसोर्स यूटिलाइजेशन को इफेक्टिव बनाती है, आपके कंप्यूटर को फास्ट बनाती है, स्पीड फास्ट बनाती है। लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, कई सीपीयू दे दिए जाते हैं, वहाँ आपके पास सीपीयू हमेशा अवेलेबल होते हैं और वो स्पीडीली काम करने के लिए होते हैं, तो वहाँ पर कॉस्ट फैक्टर नहीं होती है बेसिकली। उसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है एम्बेडेड सिस्टम्स हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स का मतलब ये है कि अगर आप ये अपनी वॉशिंग मशीन दें, या आज की देर में क्या हो रहा है कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, आज के इंटेलिजेंस, आज जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं, या हमारे इंजीनियर्स या आईबीएम वगैरह कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि स्मार्ट होम होना चाहिए, यानी आपका घर बिल्कुल स्मार्ट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। आप इंटेलिजेंट है तो क्यों नहीं आपके चारों तरफ इंटेलिजेंस हो। और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आपके घर में कल की डेट में आज से 20 साल बाद जाएं तो एक रोबोट आपके साथ बात करते हुए मिले जो आपको हेल्प करे सारी चीज़ों में। इस तरह की बातें कटिंग एज साइंस में हो रही हैं। तो उनका पहला स्टेप ये है कि आपका टॉयलेट स्मार्ट हो, आपका घर स्मार्ट हो, आपका किचन स्मार्ट हो। तो स्मार्ट किचन में टॉयलेट, आपका बाथरूम स्मार्ट हो, आपका वॉशिंग मशीन स्मार्ट हो, आपका टोस्टर स्मार्ट हो, आपका ये फ्रिज स्मार्ट हो। तो क्या होता है कि जैसे वॉशिंग मशीन है तो उसमें प्रोग्राम, एम्बेडेड प्रोग्राम्स होते हैं। वो प्रोग्राम्स जो हैं मशीन लैंग्वेज में होते हैं आपके, क्योंकि ये एम्बेडेड प्रोग्राम्स मशीन के साथ कम्युनिकेट करना, हमारे साथ तो कम्युनिकेट नहीं करना, तो उसमें हाई लेवल लैंग्वेज की तो ज़रूरत होगी नहीं, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज वहाँ पर आएगी जहाँ पर हमसे कम्युनिकेट करना है। हाई लेवल लैंग्वेज आई इसलिए क्योंकि एक ब्रिज बनाया जा सके ह्यूमन बीइंग
और मशीन के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि मशीन को 0-1 समझ में आता है, हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं, हमारी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा इनहेंस्ड है, और मशीन को ब्रेक डाउन करें तो लास्ट में 0-1 में ही समझ में आता है, या एब्सेंस ऑफ चार्ज या प्रेजेंस ऑफ चार्ज, या हाई चार्ज या लो चार्ज, यही चीज़ फ्लो ऑफ चार्ज बेसिकली मशीन अल्टीमेटली ये समझती है। तो अगर आपकी कोई वॉशिंग मशीन है तो उसमें अगर उसमें बटन्स होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, तो आपने बटन दबा दिया, मशीन को अब उस इंस्ट्रक्शन को मशीन को फॉलो करना है और उसे केवल मशीन से फॉलो करवाना है और कुछ नहीं करना है। तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो उसमें मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज मैक्सिमम यूज़ होती है और जनरली मशीन लैंग्वेज यूज़ होती है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, और एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं? एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंप्यूटर्स होते हैं, यानी कि ऐसे कंप्यूटर्स जो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए हों। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप आज की डेट में देखते हैं हैंडल है गिज़मोज होते हैं, जैसे सेल फोन्स होते हैं, गेम मशीन होते हैं। गेम मशीन का काम क्या होता है? केवल गेम खिलाना। अगर मान लिया सपोज कि गेम मशीन सिमुलेटर का काम कर रही है, हवाई जहाज उड़ाने का, तो बस उतना ही काम उसे करना है। MP3 प्लेयर्स होते हैं, स्मार्ट कार्ड होते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स देखा जाए तो एंटी लॉक ब्रेक्स होते हैं, नॉइस रिड्यूसर्स होते हैं। ऑफिस प्रोडक्ट्स में अगर देखा जाए प्रिंटर हो जाता है, फैक्स मशीन हो जाता है। इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर चिप होती हैं नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या VoIP के लिए होती हैं, तो ये एम्बेडेड सिस्टम है, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं और रियल टाइम शेड्यूल्स होते हैं इसमें, और छोटे छोटे टास्क होते हैं और प्रिसाइज रिस्पॉन्स टाइम रिक्वायरमेंट होती है इनकी। तो ये पर्टिकुलर सिस्टम्स हैं, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाते हैं। और इसमें क्या है कि ये प्रोग्रामिंग भी मशीन की लैंग्वेज में होती है, और इससे क्या होता है कि फास्ट रिजल्ट होता है, प्रोसेसिंग आपको कम चाहिए होती है। क्योंकि अगर मान लिया सपोज आप हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, तो पहले हाई लेवल लैंग्वेज लोअर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी, और प्रोसेसर और स्पीड और स्पेस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको नहीं चाहिए कि अगर ह्यूमन बीइंग से अगर आप प्रिसाइज टास्क हैं, तो उसमें आपने बटन दे दिए कि आप बटन दबाएंगे, एक बंदा आएगा, वो बटन दबाएगा और वो बता देगा कि कपड़े हैवी हैं कि स्लो हैं या कोई और चीज़ है, या कंप्यूटर अपने आप देख लेगा अपने आप। ह्यूमन इंटरफेस बेसिकली लेसर करने का काम होता है वहाँ पर। अगर आपकी वॉशिंग मशीन, वो वॉशिंग मशीन बेटर वॉशिंग मशीन कही जाएगी जिसमें आप खड़े हों और आपको कुछ नहीं करना पड़े। तो यानी कि आपसे कम्युनिकेशन मिनिमम हो, आप जाएं कपड़े डाल दें, आप ये ना सोचें कि इसको कितनी देर चलाना है, क्या करना है, कितना पानी यूज़ करना है, क्या चीज़ करना है। सारी चीज़ें जो है आपका वॉशिंग मशीन करे। तो ये सारी चीज़ें उसको करनी है, तो उसे ह्यूमन से तो कम्युनिकेट नहीं करना। अगर जितना ज़्यादा वो ह्यूमन से कम्युनिकेट कर रहा है उतनी बेटर वॉशिंग मशीन नहीं है, जितना कम ह्यूमन से कम्युनिकेट कर रहा है उतनी बेटर वॉशिंग मशीन है। उसका एक सोल पर्पज़ है जो आदमी को अंडरस्टूड है कि अगर मैं अपने कपड़े डालूंगा तो ये इसको वॉश करके मुझे दे देगी। तो वहाँ पर प्योर मशीन लैंग्वेज का यूज़ होता है, वहाँ का जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो प्योर मशीन लैंग्वेज में होता है। तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। फिर हमारी स्टडी में जो है मैंने देखिए सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट करा लिया, हमारी स्टडी में मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग करा दिया, मल्टी प्रोसेसिंग करा दिया, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम करा दिया, और ये बता दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिसोर्स मैनेजर है जो कि रिसोर्सेज को मैनेज करता है। उसके बाद स्टडी में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे MS-DOS है, उन्होंने कहा सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग है, और इसमें एक प्रोसेसर की ज़रूरत होती है। सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग होगा तो आपको एक से ज़्यादा प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि एक भी प्रोसेसर काम कर देगा, इवन खाली रहेगा। आज तो i7 इतने बढ़िया प्रोसेसर्स आ गए कि अगर MS-DOS चलेगा तो 90% टाइम वो खाली रहेगा। फिर विंडो 9X है, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग है, इसमें भी एक प्रोसेसर से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। फिर यूनिक्स आता है। यूनिक्स इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बहुत सारे फ्लेवर्स में आता है, और इस यूनिक्स से लाइनक्स निकला है। लाइनक्स एक यूनिक्स का वर्जन है जो ओपन सोर्स को है और पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो लाइनक्स जो ओपन सोर्स, पहले हम ये समझ लेते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो कोई भी व्यक्ति फ्रीली डाउनलोड कर सकता है, फ्रीली उसका कोड दे सकता है और उसको फ्रीली अपडेट कर सकता है। उसकी एक कम्युनिटी होती है। अगर आपको लगता है कि कुछ ठीक हो सकता है, कुछ बेटर हो सकता है, तो आप जाकर खुद ही उसे ठीक कर लीजिए।
उसे अपग्रेड कर लीजिए। तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। इसकी पावर ये होती है, क्राउड सोर्सिंग एक वर्ड आ गया है आजकल। क्राउड सोर्सिंग का मतलब पूरी दुनिया का क्राउड, डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है ये, कि दुनिया का एक प्रोग्राम रख दिया नेट में, आप क्राउड की हेल्प ले रहे हैं। जो भी प्रोग्रामर है अगर उसे लगता है कि कोई चीज़ बेटर हो सकती है तो वो उसे अपग्रेड कर दें। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे वहाँ पर ये नहीं होता है कि हर कोई मीन्स कर सके, बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर एक कम्युनिटी होती है जो देखती है कि हाँ ये प्रोग्राम सच में इसको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। जैसे विकीपीडिया है, विकीपीडिया में क्या है कि आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख जाएं उसमें। अगर कुछ लिखेंगे तो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के पास जाएगा और वो उसे यस करेगा, तब कहीं जाके वो अपग्रेड होगा। तो उसी तरीके से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन में होता है। अगर आपने प्रोग्राम दिया है और उस कम्युनिटी को लग रहा है कि हाँ ये प्रोग्राम सच में यूटिलिटी वाला है, तो वो उसको अपग्रेड कर देती है। तो लाइनक्स ये है, यूनिक्स का पार्ट है। यूनिक्स जो है बहुत सारे सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर के द्वारा यूज़ होता है, और यूनिक्स जो है मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग है, और इसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर की ज़रूरत होती है, क्योंकि मल्टी यूज़र भी होते हैं और मल्टीटास्किंग भी होती है, कई टास्क दिया जाता है। और इसके बाद आता है विंडोज 2000, ये भी मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग होता है। इसके बाद लाइनक्स मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग होता है, इसमें भी एक से ज़्यादा प्रोसेसर होता है। तो जो भी मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग है उसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर की ज़रूरत हो सकती है, एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसर की ज़रूरत होती है, और अच्छी तरह से तभी वो काम करता है जब से उसे एक से ज़्यादा प्रोसेसर होंगे। लेकिन अगर मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग में एक भी चीज़ नहीं है, मतलब बड़ा सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग है, तो फिर एक ही प्रोसेसर से काम कर जाता है। और सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग है तो एक प्रोसेसर भी उसके लिए बहुत है, बहुत ही ज़्यादा है। सो फ्रेंड्स, जो हमारा ये चैप्टर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। और अगर आप कोई फीडबैक है तो आप मेरे नंबर 9899123008 में दे सकते हैं। अगर कोई चीज़ इनपुट है या कोई चीज़ आप समझते हैं कि मैं बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, तब भी आप मेरे को इस नंबर से कॉल कर सकते हैं। अगर कोई प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है इन एंड अराउंड दिल्ली, तो यू कैन कॉल मी एट माई नंबर 9899123008। थैंक यू।